नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम परफेक्ट पाचन के लिए, गट हेल्थ को बहुत ही बढ़िया रखने के लिए, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए और पाचन से संबंधित सभी समस्याओं से खुद का बचाव करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 10 उपाय, 10 टिप्स जानेंगे। आयुर्वेद के सिद्धांतों को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने हैं। ये जो 10 उपाय या 10 टिप्स है, ये आपको प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए इन दोनों तरह से मदद करेंगे। तो अगर आपको आपके पाचन को हमेशा अच्छा रखना है या तो पाचन से संबंधित बीमारियों को ठीक करना है, जैसे भूख ना लगना, खाना अच्छे से ना पचना, पेट में हमेशा भारीपन, ब्लोटिंग, गैस रहना या डकारे ज्यादा आना, कब्ज रहना या तो फिर लूज मोशन होना, स्टिकी स्टूल होना, आईबीएस की तकलीफ यानी जिसे आयुर्वेद में ग्रहणी या संग्रहणी कहा जाता है, या फिर शरीर में कहीं पे सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट में पेन, स्टिफनेस, इस तरह की समस्या, यहाँ तक कि ऑटो इम्यून डिसीजेस को ठीक करने के लिए, बालों से संबंधित, स्किन से संबंधित अनगिनत समस्याओं को ठीक करने के लिए ये सभी उपाय आपको मदद करेंगे, क्योंकि सभी समस्याओं की जो जड़ है वो पाचन से ही संबंधित है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आप ये कैसे पहचाने कि आपको इंडाइजेशन है, अजीर्ण है। तो इसके बारे में वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में बहुत ही सूक्ष्म रूप से वर्णन दिया हुआ है। इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया हुआ है। तो इसमें कहा गया है, विबंधो अति प्रवृत्तिर्वा ग्लानि मारुत मूढ़ता अजीर्ण लिंगम सामान्यम विष्टब्धो गौरवम भ्रमः। इसका अर्थ क्या है? तो इस श्लोक में अजीर्ण के सामान्य लक्षण यानी कॉमन सिम्टम्स बताए गए हैं। सबसे पहला जो लक्षण है क्या बताया है? तो विबंधो अति प्रवृत्तिर्वा यानी पेट या तो खुल के साफ ना होना या फिर आपको बार बार जाना पड़ना, लूज मोशन होना, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दूसरा बताया है ग्लानि यानी मन अच्छा ना लगना, कुछ भी काम करने की इच्छा ना होना। तीसरा लक्षण बताया है मारुत मूढ़ता यानी वायु ठीक से ना निकलना, वायु अटका हुआ सा लगना, वायु का अनुलोमन ना होना। अब देखिए, जो अपान वायु है उसी का कार्य है कि मल, मूत्र, शुक्र इनको आराम से निकलना। जो महिलाओं में पीरियड जब आता है तब स्राव अच्छे से निकलना। तो अगर अपान वायु दूषित हुआ तो उसके ये सारे जो फंक्शंस है वो भी बिगड़ते हैं। अगले लक्षण बताए हैं विष्टब्ध, गौरव और भ्रम। विष्टब्ध यानी आंतों की, इंटेस्टाइन की गति प्रॉपरली ना होना, या फिर गौरव यानी शरीर में बहुत ज्यादा भारीपन, हेवीनेस महसूस होना, या फिर भ्रम यानी चक्कर आना, वर्टिगो, गिडीनेस आप इसे कह सकते हैं। तो ये सामान्य लक्षण बताए हुए हैं। यह तक कि कुछ विशेष लक्षण जैसे कि जो भी दोषों का अनुबंध है, दोषों की प्रधानता के अनुसार भी अजीर्ण के और भी लक्षण बताए जाते हैं। जैसे अगर पित्त की अधिकता है तो बहुत ज्यादा जलन होना, खट्टा पानी आना, पेट में वगैरह जलन होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, या फिर कफ के प्राधान्य के कारण बहुत मुंह में जैसे कि पानी आना, सलाइवेशन ज्यादा होना, या फिर जी मचलाना, शरीर में कहीं पे सूजन आना। तो इस तरह के बहुत सारे लक्षण, एक्चुअली इसका जो कॉज है वो इंडाइजेशन से ही आया हुआ है। परफेक्ट पाचन के लिए और गट हेल्थ को हमेशा अच्छा रखने के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी जो बात है, तो अपनी पाचन क्षमता को पहचाने। कैसे पहचाने? तो प्रकृति के अनुसार कोष्ठ और अग्नि इन दोनों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिन लोगों की वात प्रधान प्रकृति है यानी वात दोष डोमिनेंट है, उनमें विषम अग्नि बताया हुआ है। विषम अग्नि यानी उनको भूख कभी कम लगने वाली है, कभी ज्यादा लगने वाली है। तो अपने अग्नि का ध्यान रखते हुए अपने खाना खाना है। दूसरा वात में दिया है क्रूर कोष्ठ यानी इनको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन की तरफ की टेंडेंसी रहेगी, मल हार्ड होने की टेंडेंसी रहेगी। जो लोग पित्त प्रधान प्रकृति जिनकी है यानी पित्त दोष की अधिकता है, उनमें कैसे दिया है? तो उनका तीक्ष्ण अग्नि है, पाचन क्रिया, मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है, खाना खाएंगे भी, अच्छे से पचाएंगे भी, फिर से अच्छे से भूख भी लगेगी। इनमें जो कोष्ठ दिया है वो है मृदु कोष्ठ यानी इनको कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी रेचक अगर कुछ खा लेते हैं, जैसे गन्ने का जूस इन्होंने पी लिया, तो उनको बहुत ही जल्दी जुलाब होने का भी चांस हो सकता है। तीसरा है कफ प्रधान प्रकृति। तो कफ प्रकृति में जो अग्नि दिया है वो है मंद अग्नि यानी इनकी भूख, इनकी पाचन क्षमता हमेशा कम रहने वाली है। ऐसे लोग अगर फ्रिक्वेंटली खाना खाते हैं या पहला खाना पचने के पहले ही कुछ ना कुछ दूसरा खाते हैं, तो इनको पक्का इंडाइजेशन होने वाला है। इनका जो कोष्ठ दिया है वो है मध्यम कोष्ठ यानी जनरली पेट अच्छे से ठीक ठाक साफ हो जाएगा, ना तो लूज मोशन की तरफ जाएगा ना तो कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाएगा। तो इस तरह से अपने अग्नि का और कोष्ठ का ध्यान रख के आपका खान पान आपने रखना है, और इसके लिए आपके नजदीकी चिकित्सक से
आप आपकी प्रकृति, आपकी विकृति इसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है, आपको ये पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद के अनुसार अगर हमें हमेशा स्वस्थ रहना है तो दिनचर्या के साथ ही ऋतुचर्या का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, काफी लोग, उनका जो एक रूटीन सेट रहता है वो हमेशा उसी को फॉलो करते हैं, उसी तरह का खान पान लेते हैं। पर आयुर्वेद के अनुसार जब मौसम चेंज हो जाता है तब हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ इन दोषों का भी कम ज्यादा होना लगा रहता है। तो उसके अनुसार भी खान पान में, दिनचर्या में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। जैसे अगर आप रोज ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स कब के लिए परफेक्ट है? तो विंटर सीजन के लिए, जो ठंडी के 4 महीने है, उसके लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि तब हमारा जठराग्नि प्रज्वलित है, भूख बहुत अच्छी है, तब कुछ ना कुछ पौष्टिक खाना लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए तब अगर आप ड्राई फ्रूट्स या नट्स लेते हैं तो वो बहुत अच्छा आहार है। पर वही ड्राई फ्रूट्स अगर आप बारिश के दिनों में लेते हैं, तो बारिश का मौसम कैसा है? ये अग्नि मंद होने का समय है, पाचन क्रिया मंद है। ऐसे में अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या बहुत पौष्टिक, बहुत भारी ऐसा खान पान लेते हैं तो वो पचेगा नहीं और फिर उससे डाइजेशन बिगड़ने वाला है, इनडाइजेशन होने वाला है। तो इसलिए ऋतु का ध्यान रखना जरूरी है। जो लोग वेट गेन के लिए चने का सेवन करते हैं, क्योंकि हमेशा सुना रहता है कि वेट गेन के लिए आपको चना अच्छा है, तो आप चना भिगो के बॉईल करके अगर आप सुबह सुबह चना खाते हैं तो ठीक है, प्रोटीन का सोर्स है। पर आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात बढ़ाने वाला है। तो ऐसे लोग जिनकी खुद की वात की प्रधानता की प्रकृति है, वात दोष ऑलरेडी ज्यादा है, और सीजन में भी, जैसे बारिश का जो सीजन है वो वात के प्रकोप का समय है, ऐसे में अगर आप चना खाते हैं तो ये पचने में आपको भारी पड़ेगा, आपका डाइजेशन बिगाड़ेगा। दूसरा, ये कब्ज भी कर सकता है, यानी कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल की तरफ जा सकता है, या फिर शरीर में बहुत ज्यादा दर्द, जकड़न, इस तरह के सिम्टम्स भी लेके आ सकता है। तो इसीलिए खान पान और ऋतु, क्योंकि ऋतु के अनुसार दोषों का ध्यान रखना है। अगर आप जैसे मिलेट्स खाते हैं तो मिलेट्स के लिए आप वसंत ऋतु यानी कफ के प्रकोप का जो समय है, मार्च अप्रैल का समय है, इस समय पे अगर आप मिलेट्स लेते हैं तो ये बहुत अच्छे है। लेकिन वही मिलेट्स अगर आप बारिश के दिनों में खाते हैं तो इससे भी शरीर में रूखापन आएगा। तो थोड़ा सा इस बारे में आपको जरूर सोचना है। ऋतुचर्या के बारे में, यानी हर एक मौसम में हमने खान पान या उस समय का रूटीन कैसे रखना है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बनाए हुए हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे डाइट ट्रेंड्स या फूड ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप हमेशा अपने शरीर पर इसका एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, अलग अलग प्रयोग, अलग अलग फूड आप लेते रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अब देखिए, आयुर्वेद के जो सिद्धांत है ये शाश्वत है, यानी समय के साथ ये बदलने वाले नहीं है। पर जब हम बहुत ज्यादा फूड में चेंज करते हैं, जैसे अगर आपको किसी ने कहा कि सुबह सुबह आपको सिर्फ फ्रूट्स का ही नाश्ता करना है, और अगर आप बहुत सारे फ्रूट्स लेने लगे और आपकी अगर कफ की प्रकृति है, आपको बहुत सर्दी, खांसी, बलगम बनना, इस तरह की कोई समस्या है, तो फ्रूट्स कैसे है? कफ बढ़ाने वाले हैं। सुबह का जो समय है, यानी 6 बजे से लेके 10 बजे तक का जो समय है, ये कफ की प्रधानता का समय है। तो ये फ्रूट्स आपको नुकसान करने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप बहुत सारे रॉ चीजें हैं, जैसे स्प्राउट्स है, कच्ची चीजें हैं, इनको खाने के पहले अगर आपने लेने लगते हैं, देखिए इससे क्या होता है कि आपकी जो भूख है, आपका अग्नि जो प्रज्वलित हुआ है, तो ये अग्नि उल्टा कम होने वाला है। तो अग्नि को कम करके फिर आप आपका जो पूरा मील है वो लेने वाले हैं, तो वो मील इतना अच्छे से कैसे पचेगा? साथ ही में जो भी रॉ फूड या सैलड है वो शरीर में वात को भी बढ़ाएगा, तो इससे वात वाले लोगों की तो तकलीफ और ज्यादा बढ़ सकती है। इसी के साथ हम जनरली यही सुनते हैं कि हमें प्रोटीन वाला खान पान ज्यादा लेना है, तो ठीक है, प्रोटीन लेना है, पर आयुर्वेद में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आयुर्वेद में षड रसात्मक आहार, यानी सारे स्वाद की चीजें आपके खाने में हो, खाना स्निग्ध हो, एक ट्रेडिशनल आपका फूड हो, यानी पारंपरिक खान पान, इसी के ऊपर ज्यादा जोर दिया हुआ है। अब देखिए, अगर आप प्रोटीन के लिए सिर्फ दाल खाते हैं, अब दाल चावल में से चावल निकाल दे और सिर्फ दाल खाए, तो ये दाल भी इतने अच्छे से पचेगी नहीं। वही अगर आप चावल के ऊपर दाल लेंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे और उसके साथ थोड़ा सा अचार या नींबू लेते हैं, तो ये जो दाल है ये ज्यादा अच्छे से पचेगी, क्योंकि ये खाना खाने का ट्रेडिशनल वे है। तो इसके बारे में जरूर सोचिए। चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार जठराग्नि को मंद करने वाले, इसको विकृत करने वाले, यानी गट हेल्थ को बिगाड़ने वाले कौन कौन से कारण बताए हुए हैं। सबसे पहला जो है वो है इमोशनल डिस्टर्बेंस, जैसे चिंता, भय, शोक, क्रोध अगर है, यानी आपको बहुत ज्यादा तनाव है, किसी चीज का डर लगता है या फिर कोई एंजाइटी वगैरह है, तो ये सभी चीजें आपके गट हेल्थ को सप्रेस करने वाली है।
डाइजेशन बिगाड़ने वाली है। दूसरा जो है वो है अद्नशन, अध्यशन, अजीर्णासन, विषमासन या विरुद्धासन। यानी अगर आपको भूख लगी है और आपने खाना नहीं खाया, बहुत ज्यादा फास्टिंग किया, या फिर बिना भूख के भी बहुत सारा खाया, अजीर्ण की स्थिति में भी खाना खाया, या फिर विरुद्ध आहार यानी जो इनकॉम्पेटिबल ऐसे कॉम्बिनेशन से उनका सेवन भी गट हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाला है। जठराग्नि को हमेशा प्रज्वलित कैसे रखें उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वाग्भट ऋषि ने आमाजीर्ण का, यानी अगर आपके शरीर में आमदोष बना हुआ है, उसके कारण अजीर्ण यानी इंडाइजेशन है, तो इस इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए जो चिकित्सा सूत्र उन्होंने बताया है, तो इसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक दिया हुआ है। इसमें कहा गया है, तत्राल्पे लंघनम पथ्यम मध्ये लंघन पाचनम प्रभुते शोधनम तद्वी मूलाद मूलयेत मलान। इसका अर्थ क्या है? तो अगर शरीर में आमदोष अल्प मात्रा में है यानी कम मात्रा में है, अभी अभी कोई बीमारी या तकलीफें शुरू हुई है, तो ऐसे में अपने लंघन करना चाहिए यानी फास्टिंग, उपवास करना चाहिए। अगर ये दोष थोड़े से ज्यादा है, मध्यम मात्रा में है, तो इन दोषों का पाचन कराना चाहिए। और अगर ये दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाए, तो फिर इस अवस्था में आपने हमेशा पंचकर्म यानी जो शोधन चिकित्सा है वही करना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। लंघन यानी उपवास करते समय भी खुद की प्रकृति, खुद के शरीर में जो वात पित्त कफ का बैलेंसिंग है उसका ध्यान रखना, खुद की बीमारी का ध्यान रखना, ये जरूरी है। जैसे अगर आपकी वात और पित्त की प्रकृति है तो बहुत ज्यादा लंघन या फास्टिंग आपने नहीं करना है, नहीं तो ये वात और पित्त दोष बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका कफ की प्रधानता की प्रकृति है या बीमारी में भी कफ दोष की अधिकता है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छे से ये फास्टिंग या उपवास कर सकते हैं। हमेशा अपनी सुटेबिलिटी देखना जरूरी है। और उपवास में भी सबसे बेस्ट जो लंघन है जो आप रोज कर सकते हैं, ताकि कभी भी ये टॉक्सिन जमा ही ना हो, तो उस तरह का लंघन कौन सा है? तो हमेशा आपका डिनर आप जल्दी करें, सूर्यास्त के पहले पहले आपका डिनर कर ले और वहां से लेके दूसरे दिन अच्छी खासी भूख लगने तक आपने ये फास्टिंग करना है, ताकि शरीर में ये दोषों का जमना और फिर उसके कारण कोई तकलीफ होना, ये सारी जो साइकिल है वो बने ही ना। अजीर्ण को ठीक करने के लिए सबसे जरूरी और सबसे इफेक्टिव ऐसी जो चिकित्सा है वो है दीपन पाचन चिकित्सा, यानी अग्नि को खुलाने की चिकित्सा। पहले का जो अपचित आहार है उसको पचाने की चिकित्सा। तो इसके लिए आप बहुत ही सिंपल ऐसी होम रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं। जैसे खाना खाने के पहले थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा आप छोटा सा कद्दूकस करके ले और इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक और नींबू का रस आप मिलाएं और इसको थोड़ा थोड़ा चूस के खाएं। उसके ऊपर 2-4 घूंट गर्म पानी भी आप पी सकते हैं। इससे क्या होगा? तो आपका जठराग्नि बढ़ने के लिए, भूख अच्छी लगने के लिए आपको ये मदद करेगा। दूसरी जो इफेक्टिव रेमेडी है, इसके लिए आधा चम्मच मुलेठी का चूर्ण ले, इसमें 1/4 चम्मच हरड़ का चूर्ण मिलाए और सौंठ का पाउडर बिल्कुल 1 से 2 चुटकी आप इसमें डालें। इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? तो देखिए, मुलेठी कैसी है? स्निग्ध है, शरीर में पित्त को, जलन, एसिडिटी को ये कम करती है। हरड़ वायु का अनुलोमन करती है, तो अफारा, पेट में बहुत ज्यादा ब्लोटिंग वगैरह है तो उस वायु को निकालने के लिए, पेट थोड़ा साफ होने के लिए मदद करेगी। सौंठ जो है वो आम पचन का काम करती है, तो जो अपचित आहार, अजीर्ण हुआ है उसकी जड़ में तो वही आम है। तो इस तरह से मुलेठी, हरड़ और सौंठ का कॉम्बिनेशन आपको मदद करेगा। इसे भी अपने लंच के आधा से 1 घंटा पहले लेना है। जाने अनजाने में दिनचर्या से या खान पान से शरीर में जो भी दोष जमा होते हैं, जो टॉक्सिन बनते हैं, उनको निकालने के लिए, शरीर को, आंतों को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए आप एक बहुत ही आसान उपाय अपना सकते हैं। तो इसके लिए अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल आपने लेना है। इसको कम से कम महीने में या 2 महीने में तो भी आप जरूर ले। खास करके जो ऋतु संधि काल है यानी 2 ऋतु के बीच का जो समय है, जो बीमारियों को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा प्रोन है, उस समय पे तो भी ये विरेचन आपने जरूर करना है। तो इसके लिए अरंडी का तेल लगभग 10 से 15 ml या थोड़ा सा ज्यादा भी आप ले सकते हैं। शुरुआत में कम मात्रा में ले, तो लगभग 10 ml अरंडी का तेल सुबह सुबह खाली पेट आप इसे ले। उसके बाद 1-8 घंटे बाद आपको 2 या 3 बार मोशन के लिए जाना पड़ेगा और उस दिन आपने बहुत ही हल्का खान पान लेना है, जैसे कि मूंग का पानी है, चावल के जो खील है उससे बना पानी आप ले सकते हैं, या फिर शाम को हल्की सी मूंग की खिचड़ी वगैरह आप खा सकते हैं, ताकि जो दोष बिगड़े हुए हैं वो रेचन के द्वारा यानी विरेचन के द्वारा शरीर से निकल जाए और बाकी दोषों का आराम से पचन हो सके। खाना खाने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया हुआ है। तो खाना खाने के बाद तुरंत आपने नहीं सोना है।
तो आप थोड़ी देर के लिए वज्रासन में बैठ सकते हैं। आप शतपावली कर सकते हैं, यानी 100 कदम आप चल सकते हैं आराम से। आप थोड़ा 5-10 मिनट के लिए टहल सकते हैं। पर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी है, जिम एक्सरसाइज या कोई भी व्यायाम, बहुत फास्ट चलना, इसमें से कोई भी चीज़ आपने नहीं करनी है। तो हल्का सा थोड़ा सा धीमे धीमे आप ये वॉक करके उसके बाद आप वामकुक्षी ले सकते हैं, यानी लेफ्ट लैटरल पोजीशन में 15 से 20 मिनट की झपकी आप ले सकते हैं। ये एक पावर नैप है, पर बहुत देर के लिए सोना, जैसे 1 घंटा 2 घंटा सोना, ऐसे आपने नहीं करना है, उससे जठराग्नि मंद होगा। तो लंच के बाद आपने वामकुक्षी लेनी है और डिनर के बाद आपका डिनर आपके सोने के समय के बीच में भी 3 घंटे का अंतर होना जरूरी है, ताकि इन 3 घंटों में जो भी खाना आपने लिया है वो जठर से नीचे जाए, आपको पेट में हल्कापन सा लगे। खाने की जो मात्रा है, या खाना गुरु या लघु है, यानी पचने में हल्का है या पचने में भारी है, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। देखिए, अगर आप बाहर कुछ खाना पसंद करते हैं, हफ्ते में 1 आध बार या 15-20 दिन में 1 आध बार अगर आप बाहर का कुछ खाते हैं, जैसे अगर आपको पिज्जा खाना है, तो हमेशा आपने ये ध्यान रखना है कि वो पिज्जा आप लंच के समय पे खाए। जब सुबह आपको बहुत अच्छी खासी भूख है तब आप उसे खाए, और फिर उस दिन आपने शाम को बहुत हल्का सा कुछ खाना लेना है, जैसे आप थोड़ी सी मूंग की खिचड़ी वगैरह खा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, जो सुबह आपने खाया है उसको पूरा दिन मिलेगा, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा। वही पिज्जा अगर आप रात को जैसे 9 बजे 10 बजे खाते हैं, तो उसका पचन ठीक से ना होके अजीर्ण फिर होने वाला है। तो इस तरह से टाइमिंग का ध्यान आप रखें। इवन क्वांटिटी वाइज भी जो भी खाना भारी है, पचने में हेवी है, तो उसको कम क्वांटिटी में लेना है, लेकिन कंपैरेटिवली जो हल्का खान पान है उसको आप अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं। दिनचर्या में कुछ चीजों को नियमित तौर पे करना गट हेल्थ को हमेशा अच्छे रखने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला है प्राणायाम। तो सुबह आप जरूर इसे करें। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका आप नियमित तौर पे कर सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो कपालभाति भी आप जरूर करें। इसके अलावा प्राणायाम भी, कि जो आपके गट हेल्थ को भी अच्छा रखे, शरीर और मन, इनकी एक हार्मनी, इनका एक समतोल बनाए रखने के लिए ये आपको मदद करे। यहाँ तक कि रात को सोने के पहले पादाभ्यंग, यानी पैरों के तलवों में जेंटली ऑयल मसाज करना या घी से मसाज करना, नस यानी नाक में तेल या घी लगाना, या इसकी 1-1, 2-2 बूंदे डालना है। आप योग निद्रा कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से आपका मन भी बहुत शांत रहेगा। अगर एंग्जाइटी या स्ट्रेस है तो वो कम होने के लिए, गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए ये सभी चीज़ें आपको मदद करेंगी। तो आज के वीडियो में हमने परफेक्ट पाचन के लिए, गट हेल्थ को हमेशा अच्छा रखने के लिए और पाचन से संबंधित सभी समस्याओं को जड़ से ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऐसे 10 टिप्स, 10 उपाय हमने जाने हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।